हमारे अभी ईस्ट की तरफ ही सीरिया की बॉर्डर है। पूरे शहर को बाहर से घूम के दोबारा आना पड़ेगा 6 किलोमीटर। इन्होंने बस मेरा नाम और नंबर लिखवाया और गाड़ी की फोटो ली है। इधर लोगों ने सड़क ब्लॉक कर रखी है, कोई फुटबॉल मैच था शायद। जस्ट अभी पुलिस आई है पीछे। वो ये देखो जुगाड़। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं हूं अभी साउथ ईस्टर्न टर्की के पास में। इस जगह का, इस टाउन से का नाम है कारामनबाश, ऐसे कुछ नाम है। इससे अगला शहर यहाँ पे पड़ता है गाजियान्टेप, जो कि बड़ा शहर है। उसके फिर 300-350 किलोमीटर आगे है मार्दिन, जिधर मैं जा रहा हूँ। मैं चला था कैपेडोकिया से अपने होटल से, उर्गुप में जो मेरा होटल था उससे। होटल से मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मैं ऑलरेडी 11-11:30 मुझे सुबह के बज गए थे निकलते। मैं लेट नहीं होना चाहता था क्योंकि मैं अंधेरे में कम से कम ड्राइव करना चाहता था। लगभग 800 किलोमीटर करीब का रास्ता था कैपेडोकिया से मार्दिन का, जो की बहुत लंबा और मुझे एक ही दिन में डायरेक्टली तय करना था। अभी मैंने आधा रास्ता मेरा लगभग हो गया, तो मैंने रुक के ब्रेक सा लिया। इस ब्रेक में मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लूं और आप लोगों को बता दूं इस ट्रिप के बारे में। मैं जा रहा हूँ मार्दिन। मार्दिन कल्चरली, हिस्टोरिकली एक बहुत ही रिच जगह है। और मार्दिन जो है वो ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से। इराक की बॉर्डर, सीरिया की बॉर्डर, ईरान की बॉर्डर, इवन अर्मेनिया की बॉर्डर से भी ज्यादा दूर नहीं है। टर्की के साउथ ईस्ट में पड़ता है। और इस सिटी की बहुत ही सिग्निफिकेंस है टर्क्स की हिस्ट्री में, इराकीज की हिस्ट्री में, सीरियंस की हिस्ट्री में, कर्द लोगों की हिस्ट्री में। यहाँ पे चर्चेज है, मॉस्क्स है, मोनेस्ट्रीज है, सिनागॉग्स है। मतलब बहुत ही कल्चरली और हिस्टोरिकली रिच है ये जगह। बहुत मेरा मन था हमेशा से इधर जाने का। इतना सुंदर रास्ता है, नजर ही नहीं हट रही थी रास्ते से। मैं बहुत देर से सोच रहा था अभी वीडियो बनाऊं, अभी बनाऊं, पर मैंने सोचा रुक के आराम से ही आपसे बात करूंगा और फिर आपको रास्ता दिखाऊंगा। मार्दिन लेके चलूंगा। मैं मार्दिन पहुंचूंगा तो भी आज रात हो चुकी होगी। अभी जाके मार्दिन में कोई होटल ढूंढूंगा, वहां पे रुकूंगा। कल अपन मार्दिन एक्सप्लोर करेंगे। पीछे एक ये पेट्रोल पंप है, गैस स्टेशन। इससे मैंने अभी डीजल डलवाया गाड़ी में। लगभग 250 टर्किश लीरा का डीजल डलवाया, जो कि इंडिया के मेरे ख्याल 1600-1700 रुपए बनते हैं। उसमें मेरी गाड़ी में 28 लीटर डीजल आ गया। तो यहाँ से मैं इजीली इसमें वहां पहुंच जाऊंगा, बच भी जाएगा। गाड़ी मैंने रेंट पे ली हुई है। ये डासिया डस्टर गाड़ी है। अपने इंडिया में रेनॉल्ट डस्टर है, इधर डासिया नाम से अलग कंपनी है, पर गाड़ी सेम है। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ पे छोटा शहर हो, मस्जिद जरूर दिखेगा। चाहे छोटा सा गाँव हो, बड़ा शहर हो, मेन रोड पे, हाईवे पे एक सुंदर सा मस्जिद जरूर बनाते हैं। ये देखो जुगाड़। अपने इंडिया की तरह यहाँ भी जुगाड़। पूरी दुनिया में कहीं चले जाओ, जुगाड़ आपको जरूर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन अपने हिंदुस्तान जैसे जुगाड़ फिर भी नहीं मिलेंगे कहीं। अपने तो लोग बाइक पे, स्प्लेंडर वगैरह के पीछे छोटी ट्राली बांध लेंगे, फिक्स करा लेंगे ऐसी कि वो हट भी जाए। और विक्की होती है, फिर छोटे मोटरसाइकिल जो है उसमें पानी वाली पाइप लोहे की लगवा लेते ताकि सामान टांग सके, और साथ में उसका वो उक्सा भी कोनेगा ताकि वो गिरे भी ना पॉलीथीन। तो ये ऐसे जुगाड़ इंडिया वाले तो कहीं नहीं देखे मैंने जैसे इंडिया में, पर थोड़े बहुत और जगह ही है। ये देखो, ये टोल है, कुछ भी नहीं है, ना कोई इंसान था ना कुछ। टोल पार हो गया अपना। अपने इंडिया में तो फास्टैग होता है, फिर भी बैरियर होता है। आते टाइम पे फास्टैग काम नहीं करता, फिर वो यहाँ पे वो पिस्तौल सी लगाएंगे उस पे, फिर स्कैन करेंगे, फिर भी वो नहीं होगा, फिर शीशा साफ करेंगे, फिर स्कैन करेंगे, तब होएगा, तब जाने देंगे। अब अगले 200 किलोमीटर तक अपने को इसी हाईवे पे रहना है। और इस हाईवे पे स्पीड लिमिट है 120 किलोमीटर पर आवर की। जितनी यहाँ पे स्पीड लिमिट होती है उसके 10% ऊपर तक चलानी अलाउड है अगर आप उस लेन में चलाओ तो 120 किलोमीटर है तो आप 132 तक चला सकते हो और खाली रोड है। तो अगले 200 किलोमीटर आप 1.5 से पौने 2 घंटे के बीच में तय कर सकते हो इस हाईवे पे। अभी 5:15 बज गए और मैंने सोचा था अंधेरा होने से पहले मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर लूँ। तो गाजियान्टेप हम अभी आ गए हैं। यहाँ से 10 किलोमीटर रह गया होगा, लेकिन हमें आगे जाना है काफी। हमारे अभी ईस्ट की तरफ ही सीरिया की बॉर्डर है। बहुत पास तो नहीं है, लेकिन हाँ 30-40 किलोमीटर होगी मेरे हिसाब से। यहाँ पे उस तरफ सीरिया है। मार्दिन अभी हम आ गए और इधर लोगों ने सड़क ब्लॉक कर रखी है, कोई फुटबॉल मैच था शायद। जस्ट अभी पुलिस आई है पीछे, वो शायद खुलवाए। तो फाइनली हम आ गए हैं मार्दिन में। ये मार्दिन का ओल्ड टाउन है। ऊपर वो आप पहाड़ी सी देख रहे हो। अभी मैं मेरे होटल की तरफ जा रहा हूँ। होटल में एक बार एंटर करके फिर थोड़ी सी बात करता हूँ आपके साथ। अभी रात के 9:30 हुए। वीडियो के चक्कर में जो होटल था अपना वो स्किप हो गया, राइट साइड में एकदम से निकल गया और हम आगे एकदम से पार्किंग मिली नहीं। और अब समस्या क्या है, गूगल मैप्स दिखा, ये रास्ता सीधा ही चलता जा रहा है, ना कोई राइट में कट दिख रहा ना लेफ्ट में, सीधा ही रास्ता है, वन वे। और गूगल मैप्स दिखा रहा है हमें कि मतलब पूरे शहर को बाहर से घूम के दोबारा आना पड़ेगा 6 किलोमीटर, और यहाँ से कोई रास्ता नहीं है वापस आने का। तो देखते हैं कोई रास्ता निकल जाए तो, वरना तो बहुत बड़ी समस्या हो गई है। 20 मिनट का रास्ता दिखा रहा है पूरा।
कोई इलाज नहीं है भाई, 6 किलोमीटर जाके आना पड़ेगा। मेरे ख्याल से जिंदगी में इससे ज्यादा मैंने कोई भी रिग्रेट नहीं किया होगा। गलत मोड़ तो क्या, बस थोड़ा सा आगे निकले थे 10 मीटर, ना रिवर्स ले सकते ना कुछ, पीछे गाड़ियां थी और आगे पार्किंग थी नहीं। बस उधर ओल्ड टाउन में ही रौनक थी। ये तो पूरा शहर बिल्कुल यूं लग रहा है कर्फ्यू लगा हुआ जैसे, सब कुछ बंद, एकदम अंधेरा। आ तो गए फाइनली होटल। ये होटल है टूहान होटल मार्दिन, 4 स्टार होटल है। तो फर्स्ट इंप्रेशन मार्दिन का कोई बहुत जबरदस्त तो नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ पहुंचते पहुंचते मेरी गाड़ी में जब मैं एक्सीलेटर दबा रहा था तो वो शोर करने लगी। उसकी जो फैन बेल्ट होती है शायद उसमें प्रॉब्लम थी। मैं मार्दिन में पहुंचा तो मैं ओल्ड टाउन में नहीं आया था, पहले मार्दिन सिटी में पहुंचा था। वहां पे लग ही रहा था कि टर्की में लोग मतलब ऐसे गाड़ी में घूम रहे, शोर मचाते हुए, गाड़ियों से बाहर निकल के मुंह निकाल के शोर मचा रहे और चिल्ला रहे थे, जाम लगा रखे, हॉर्न बजा रहे बिना मतलब, और काफी भीड़ थी। तो बाकी पार्ट्स जो थे टर्की के उससे काफी अलग था, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो कर्दिश लोगों की है, अरब्स की है। सीरियंस, अर्मेनियंस, अरब, टर्क्स, कर्दिश लोग, अर्मेनियंस, ज्यूज, बहुत मिक्स्ड पॉपुलेशन है यहाँ की। तो वो लोग शोर सा मचा रहे थे, अजीब सा था। पुलिस भी आई पर कुछ उनको फर्क नहीं पड़ा। ये देखिए ऐसे हॉर्न बजाते हुए जा रहे लोग यहाँ पे, तो काफी शोर सा है जो कि डिस्टर्बिंग है थोड़ा। फिर मैं किसी तरह यहाँ पे ओल्ड टाउन में पहुंचा तो होटल मेरे से क्रॉस हो गया, वो आपने देखा ही। मेरे को 6 किलोमीटर का एक्स्ट्रा राउंड लेके आना पड़ा। और सिर्फ वो ही नहीं, जब मैं राउंड लेके आया मतलब आधे रास्ते में था तो गूगल मैप्स काम करना बंद कर गया इधर। मैंने मेरे दूसरे फोन में भी ट्राई किया, मैप्स डाउनलोड भी कर लिए, फिर भी काम नहीं कर रहा, ऑफलाइन पे भी ना ऑनलाइन पे। पता नहीं क्योंकि पहाड़ी से पे है तो इसलिए शायद रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा था मेरी लोकेशन। तो मैं 40-50 मिनट भटका, फिर फाइनली किसी तरह मैं फोन ऑफ करके ऑन करके किसी तरह मैप काम करा। मैंने लोगों से पूछा तो मैं किसी तरह इधर होटल पहुंच गया। होटल में आया, अभी होटल लिया है। तो अभी तक तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मैं नहीं कह सकता जैसा मैंने सोचा था, पर जरूरी नहीं कि जैसा अभी हुआ है यही एक्सपीरियंस मेरा कल भी हो, परसों भी हो। क्योंकि मेरे साथ जॉर्जिया में हुआ था, जब मैं तिबिलिसी आया था मैं रात को पहुंचा था उधर भी, तो मेरा पहली रात बहुत गंदा एक्सपीरियंस था। रात को ठीक से पता नहीं चल पाता मैं उस सिटी का। सिर्फ ये पार्ट तो अभी फिर भी थोड़ा बहुत खुला है, बाकी शहर तो एकदम यूं लग रहा है कर्फ्यू लगा हुआ जैसे, सब कुछ बंद है। तो तिबिलिसी में भी फर्स्ट इंप्रेशन मेरा कोई बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन बाद में जब मैं वहां रहा तो उस सिटी से मेरे को इतना प्यार हो गया था और वो सिटी इतनी पसंद आ गई थी मेरे को। तो जरूरी नहीं है जैसा शुरू में ही फील हो ऐसा ही एक्सपीरियंस रहे। अभी देखते हैं कुछ खाने का मिलता है तो। हाय एवरीवन, तो अगली कुछ सेकंड्स तक मैं बात करना चाहता हूँ एक टॉपिक के बारे में जो कि है मेरा हेयर ट्रांसप्लांट। और साथ ही आप में से काफी लोग मुझसे पूछते कि वो भी कराना चाहते हैं और मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, मैंने कहां से कराया था। आप में से काफी लोग मुझसे कमेंट्स में पूछते कि मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया क्या। तो जी हाँ, 2020 में जब मैं इथोपिया से वापस आया था तो मेरी हेयर लाइन एकदम से रिसीड होने लगी थी, आगे का फ्रंटल पार्ट। और 2020 में जब लॉकडाउन हुआ कोविड की वजह से, तो मैंने जल्दबाजी में दिल्ली में किसी रैंडम क्लिनिक से मेरे फ्रंटल पार्ट पे हेयर ट्रांसप्लांट कराया था। लेकिन जिस एरिया पे मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था, आगे का जो फ्रंटल पार्ट था, इधर ना ट्रांसप्लांट में काफी थिक हेयर लगा दिए थे, जबकि जो फ्रंट पार्ट होता है हमारी हेयर लाइन का, उधर सिंगल फॉलिकल्स होने चाहिए, थोड़े बेबी हेयर होने चाहिए। तो इसी वजह से वो थोड़ा नेचुरल लगता था और आप लोग कमेंट्स में मेरे से पूछते थे कि मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया गया। मैं पर्सनली उस चीज को लेकर काफी कॉन्शियस था और 1-1.5 साल से मैं पूरे वर्ल्ड में बेस्ट क्लिनिक्स ढूंढने की तलाश में था कि भाई मैं इसकी करेक्शन कैसे करा सकूं मेरी हेयर लाइन की। हालांकि आप लोग जानते हैं कि मैं ट्रैवल करता हूं, पूरी दुनिया में कहीं भी अच्छे से अच्छी जगह पर इसकी करेक्शन करा सकता था, इवन टर्की में भी जहां मैं इतनी बार जा चुका। और पूरी दुनिया से लोग आते हैं एक्चुअली इस्तांबुल में हेयर लाइन करेक्शन के लिए और हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। पर पूरी रिसर्च करने के बाद मैंने कंसीडर करा यूजेनिक्स हेयर साइंसेज और मैंने उनके गुड़गांव वाले क्लिनिक से इसकी करेक्शन कराई, अपनी हेयर लाइन करेक्शन सीरिया से आने के बाद। अभी वीडियो में जो आप मेरी हेयर लाइन देख रहे थे, मेरी पुरानी हेयर लाइन है जो थोड़ी खराब हो गई थी, वापस आके ये मेरी अब नई हेयर लाइन है जो मैंने ठीक करा ली है, करेक्ट करवा ली है। और यूजेनिक्स चूज करने से पहले मैंने यूट्यूब पे काफी वीडियोस देखी थी, डॉक्टर आरिका बंसलो, डॉक्टर प्रदीप की हेयर लाइन करेक्शन से रिलेटेड। उसके बाद मैंने उनकी टीम को कांटेक्ट किया और मैं मिस्टर अनुराग के टच में था। काफी अच्छे से उन्होंने मेरे सारे डाउट्स क्लियर करे और फिर डॉक्टर से मिलवाया, मेरे को करेक्शन कराए कुछ ही हफ्ते। पर आप देख सकते हो मेरी हेयर लाइन ऑलरेडी काफी एस्थेटिक लग रही है। फ्रंट में सिंगल फॉलिकल्स और बेबी हेयर लगाए जिससे काफी नेचुरल लुक आ रही है। डॉक्टर आरिका बंसल ने मेरी हेयर लाइन मेरे फेस की शेप के अकॉर्डिंगली काफी ही आर्टिस्टिकली डिजाइन करी है। तो अगर आप मेरी तरह हेयर लाइन करेक्शन कराना चाह रहे हैं या फिर हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाह रहे हो तो आई वुड हाईली रिकमेंड यूजेनिक्स। ये एक ऐसी चीज है जो आप बार बार लाइफ में नहीं करा सकते, तो मेक श्योर यू इन्वेस्ट एट द राइट प्लेस।
धक्के खा के होटल में पहुंच तो गए किसी तरह। 4 स्टार होटल है ये। रूम जो है काफी छोटा है, सिंगल बेड वाला रूम है। तो 250 टर्किश लीरा का पड़ा है मेरे को, लगभग 1600-1700 रुपए। अब तो ये इंडिया के हिसाब से करेंसी कमजोर होगी इनकी, और भी ज्यादा रोज ही हो रही है। द नेक्स्ट डे, ये है नज़ारा अपनी होटल में कमरे की बालकनी से। ऐसा म्यूजिक सुनता रहता है इधर सारा टाइम, पूरे दिन। मेरे होटल के ऊपर एक रेस्टोरेंट है जिधर शाम को लाइव म्यूजिक होता है। इंटरेस्टिंगली इस रेस्टोरेंट का या कैफे का नाम है ताजमहल। दिखाता हूँ आपको। इधर शाम के टाइम लाइव म्यूजिक चल रहा होता है। और ये देखिए ताजमहल, ये जो सी के नीचे ऐसे डंडा सा लगाया हुआ है, टर्किश में इसको ज प्रोनाउंस करते हैं। तो ये ताक महल नहीं है, ताजमहल ही है। बस ये टर्किश में जे या जी को ऐसे लिखते हैं। ये साइड में इसके एक बार से है।